जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के, वो टॉपिक से हमारे डीपीएसपी दैट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो आपको डीपीएसपी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस के बारे में तो पता ही होगा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, हमारी आज की जर्नी की बात की जाए तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले पढ़ेंगे, देन डीपीएसपी के बारे में जानेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे। एमसीक्यूज लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जामिनेशन में कम टाइम बचा है, दैट्स वाई आप इस चीज को याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एनडीए और सीडीएस। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर सक्सेस उसको नहीं मिलती है जो कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करके बैठ जाता है, नहीं, उसको नहीं मिलेगी। सक्सेस उसको मिलती है जो चीजों को रिवाइज करता है, बार बार रिवीजन करता जाता है। बार बार रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई एमसीक्यूज जो होते हैं ना, वो सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। बिकॉज जब आप एक एमसीक्यू को लगाते हैं तो एमसीक्यू लगाने का भी एक तरीका होता है कि आपने कोई एमसीक्यू लगाया है तो उसके चारों जो ऑप्शंस दिए गए थे उनका भी एनालिसिस कीजिए, उनको भी समझिए, और इस तरीके से आप टॉपिक का बहुत जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई एमसीक्यू लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि हमारे देश में रहने वाले लोगों के पास कुछ बेसिक अधिकार होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए, अगर हमारे देश ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो हमारे भी हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। यू ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन। तो दैट्स व्हाई हमारे देश के संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी लाई गई हैं। अब देखिए, जब संविधान बना उस समय पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इसे बाद में लाया गया था। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, चलिए पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसएसआर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया है वो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, जिससे रशिया के नाम से हम आज जानते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो करी है? वो बोरो करी हमने यूएसएसआर से। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा बिकॉज ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन पार्ट 4A of the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये चीज बताई है कि फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में हमारे संविधान में नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। 45वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया और एक नया पार्ट संविधान में लेके आया गया। वो पार्ट था पार्ट 4A और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल था आर्टिकल 1A। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, कौन से पार्ट इसमें आया था। देखिए, अभी ये जो कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, इसके चेयरमैन सरदार स्वर्ण सिंह जी भी थे क्या? स्वर्ण सिंह जी ही थे। तो यहां पर क्या है, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि देश के लोगों को जिस तरीके से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी कुछ कर्तव्य भी यहां पर देश के लोगों के होने चाहिए। और स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लाया गया। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर। मतलब अगर शुरुआत की तौर पे बात करें तो शुरुआती तौर पे फंडामेंटल ड्यूटीज थी टोटल 10। आज के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास 11, क्योंकि एक नई ड्यूटी, आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 हमने पढ़ा था। आरटीई आपको याद आ रहा होगा, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। इसी को यहां पर हमारी 11 ड्यूटी बनाया गया। ये 11 ड्यूटी बनाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे कि वो 11 ड्यूटी क्या थी। बट ये पॉइंट याद रखिएगा कि आज के दौर में, आज के टाइम पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। आपको याद होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, मतलब इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी नॉन जस्टिसेबल होती हैं, ठीक है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बट हाँ, ये नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज को रेफरेंस में रख के बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। बट ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज नेचर में कैसी हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। देखिए, जब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने
फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर रिकमेंडेशन दी थी, तो इस कमेटी ने तो ये कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जस्टिसेबल बनाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति इन ड्यूटीज का पालन नहीं करेगा, जो व्यक्ति इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा, उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए या उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जाना चाहिए, ये चीज कही थी। अगर हमारी कुछ देश में हमको कर्तव्य दिए तो हमारी भी कुछ ड्यूटी है ना, हमारे भी कुछ कर्तव्य है ना। अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो यहाँ पर फाइन लगाया जाना चाहिए या दंड दिया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन करी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। बट इस रिकमेंडेशन को सरकार ने नहीं माना और फंडामेंटल ड्यूटीज को नॉन जस्टिसेबल यहां पर बनाया गया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है। एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहती क्या है। काफी आसान सी है, देखिए। पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सीधी सी बात यहां पर की जा रही कि हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं और हमें इससे रिलेटेड संविधान के अंदर जितनी भी चीजें हैं, देश के नेशनल फ्लैग की, देश के नेशनल एंथम की क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। जिन आइडियाज के ऊपर संविधान बेस्ड है उनकी भी हमको रिस्पेक्ट करना है। अब यहां पर ये हमारे देश के सारे लोगों की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहां पर बात तो ये आ गई कि सर अगर किसी ने नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का अपमान कर दिया तो क्या उससे सजा होगी? क्योंकि आपने तो बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होती है। अगर नॉन जस्टिसेबल है तो वो अपमान भी कर रहा है या उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो फिर तो उसको सजा हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे इंडियन फ्लैग कोड होता है, उस फ्लैग कोड के तहत किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जो फ्लैग का अपमान करता है उसे सजा दी जा सकती है। मैंने वही चीज आपको कही है कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज को रेफरेंस में रखते हुए बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे कानून बनाए हैं और उन एक्ट्स और कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के एक्ट्स को करता है तो वो फिर पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। तो इस चीज के लिए ये नहीं सोचना है कि अगर सिर्फ ये कह दिया है तो ड्यूटीज ही है तो इसका लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ये जस्टिसेबल तो है ही नहीं, तो इसका वायलेशन भी बहुत आसानी से किया जा सकता होगा। नहीं, इसको रेफरेंस मांगते हुए बहुत सारे एक्ट्स, कानून बनाए गए हैं। आगे हम पढ़ते जाएंगे। दूसरी ड्यूटी की बात करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। हमारी देश की जो नेशनल स्ट्रगल है, हम जिस तरीके से हमको फ्रीडम मिली है, उस फ्रीडम को इंस्पायर करने के लिए जो जो आइडियाज थे, जो देशभक्ति की भावना थी, उन सारी चीजों को क्या करना है, हमको संजो के रखना है। और इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि हमें अपने देश की जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हमारे देश की थी, उसको हमें हमेशा याद रखना है और उन नोबल आइडियाज को हमेशा चेरिश करते रहना है और उन आइडियाज को ही फॉलो करना है। दैट मीन्स यहां पर बात की जा रही है देशभक्ति की, कि आपके मन में देश के लिए भावना होनी चाहिए कि देश जो है वो सर्वोपरि है आपके लिए। तो ये भावना जो है ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अंदर भी थी और यहीं पर ये कहा जा रहा है कि हमारी जो नेशनल स्ट्रगल है आपको उसको याद रखना है। बिकॉज जब तक हम अपनी हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे तब तक हम अपने प्रेजेंट की केयर नहीं कर सकते। मतलब जो व्यक्ति, अगर हमें देश में आजादी मिली, हमको यही नहीं पता है कि उस आजादी को पाने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया था, कि एक दिन में 2 दिन में वो आजादी नहीं आई थी, हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया तब जाके आजादी हमको मिली है। तो अगर हम उस बलिदान को याद नहीं रखेंगे तो आज के दिन आजादी की कीमत का अंदाजा हमें नहीं होगा, हम उसको बड़ा लाइटली लेंगे। तो यहां पर उसी की बात की गई है कि उस आइडिया को हमेशा अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जज्बातों के अंदर आपको तैयार रखना है और हमेशा वो आइडिया आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमेशा अपहोल्ड करके रखना है। इसके अगेंस्ट आपको काम नहीं करना है कि आप यूनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, भारत की संप्रभुत्वता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये चीज आपको नहीं करना है। इस आइडिया को आपको अपहोल्ड करके रखना है। इसके बाद अगर बात की जाए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है और देश को जब भी आपकी जरूरत लगे देश की सेवा में आपको हाजिर हो जाना है। देश जब भी बुला रहा है, जब भी पुकार रहा है, देश को आपकी जरूरत है तो आपको हाजिर हो जाना है। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमन। देखिए यहां पर 2 चीजें कही गई है। पहली चीज तो ये कहती है कि हमें जात पात, धर्म, इन सारी चीजों को, भाषा, इन सारी चीजों को भुला के एक ब्रदरहुड कायम करना है।
लोगों के बीच में एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक पीस होना चाहिए, एक यूनिटी होना चाहिए, वो हमें यहाँ पर कायम करना है। दूसरी एक और बात यहाँ पर की गई है कि वुमेन्स की डिग्निटी का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है जिससे वुमेन्स की डिग्निटी को हार्म पहुंच रहा है। तो ये दो बातें इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कही गई है। इसके आगे बात की जाए, टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। हमारे देश की जो रिच हेरिटेज है, हमारे देश का जो कल्चर है, हेरिटेज साइट्स हैं, जो कल्चर है हमारा, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसे खराब नहीं करना है, यहां पर उसकी बात की जा रही है। इसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। हमारे देश के अंदर जितने भी हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है, हमारे फॉरेस्ट है, हमारे वाइल्ड लाइफ है, लेक्स है, रिवर्स है, उनको प्रिजर्व करके रखना है। जैसे हमारे देश के अंदर है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बना के रखा है, तो यहां पर क्या इन एक्ट्स के थ्रू इन चीजों को पनिशेबल ऑफेंस भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे एनिमल का शिकार कर रहा है जिसको प्रोटेक्शन दिया गया है तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है, बट इसको रेफरेंस में रखते हुए काफी ज्यादा कानून देश के अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो पुराने अंधविश्वास हैं, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत अंधविश्वासी है, तो उससे आपको थोड़ा सा दूर हटना है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। सेंस ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो ऐसा क्यों है, हर चीज का कोई रीजन होता है, एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपने भरोसा कर लिया किसी भी चीज पे। तो यहां पर बेसिकली उस चीज की बात की जा रही है। और एक साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है, मतलब किसी भी चीज को अगर आप सोचते हैं तो एक साइंटिफिक तरीके से आपको सोचना है, ना कि आप जो है वो किसी अंधविश्वास के ऊपर किसी भी बात पे भरोसा कर लें। तो यहां पर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात की जा रही है इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। के आगे हम बात करते हैं कि टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, हमारी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रेलवेज हैं, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको सेव करके रखना है आपको, ना कि इनको डिमोलिश करना है, ना ही तोड़ना फोड़ना है। अब इसको लेकर भी आप जानते हैं कानून बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भली नॉन जस्टिसेबल है, बट डिफरेंस रखते हुए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और काफी ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस होते हैं। इसके अलावा आपको वायलेंस नहीं करना है, ना ही तोड़फोड़ करना है कि आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकारी संपत्ति। इसके अलावा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कंसिस्टेंसली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को डेवलप करना है। जब आप अपने आप को डेवलप करते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं, तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जब आप डेवलप होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो यहां पर उसी की बात की जा रही है कि आपको अपने आप को चारों तरफ से बढ़ाना है, एक्सीलेंस के लिए अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को गिव अप नहीं करने देना, आप आगे बढ़ते रहिए। हर एरिया के अंदर आपको अपने आप को डेवलप करना है। एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रही है यहां पर, क्योंकि जब आप खुद डेवलप होते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देश जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 21A के अंदर भी हमने इस चीज को देखा था। बट यहां पर क्या है, आर्टिकल 21A के अंदर वो उन बच्चों का अधिकार था। यहां पर ये ड्यूटी किसकी होती है, देखिए यहां पर लिखा है who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his children or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। ये ड्यूटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, माता पिता की, या माता पिता नहीं है तो गार्जियंस की, जो उन बच्चों को संभाल रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21A में ये बच्चों का अधिकार था, और यहां पर ये पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी है। ये मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है, देखिए जब भी मैं इस टॉपिक का नाम लूंगा एक वर्ड बार बार यहां पर आने वाला है, वो वर्ड है आपका वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट वर्ड बार बार आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है, बिकॉज DPSP को लागू करने का, DPSP को संविधान में लाने का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रीजन है वो आपका वेलफेयर स्टेट ही है।
वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल की भलाई के बारे में। किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सारे लोग समान रहेंगे। और जो राज्य है, जो देश की सरकार है, वो लोगों के भले के लिए काम करेगी, लोगों की बातों को सुनेगी, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट भी करेगी। और जो बेसिक एमेनिटीज हैं वो भी लोगों को प्रोवाइड करेगी। देखिए, लोगों का भला कब होगा, लोगों का वेलफेयर कब होगा, जब लोगों के पास बेसिक एमेनिटीज होगी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज। वेलफेयर स्टेट का मेजरली यही गोल होता है और डीपीएसपी के थ्रू वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव को ही पाने की कोशिश की गई है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, यहां पर क्या लिखा है। The Constitution of India laid down certain directive principle of state policy which are fundamental in the governance of the nation। अब देखिए, पहली लाइन से याद रखिएगा, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। ठीक है, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश नेशन के गवर्नेंस में फंडामेंटल होता है। ऑप्शंस थे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीपीएसपी। इसके अलावा it is the duty of each Indian state to apply these principles while making law, as these constitute a very comprehensive social, economic and political program for the modern welfare state। These principles emphasize that the state shall try to promote the welfare of people by providing them basic facilities like shelter, food and clothing। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव का मतलब है यहाँ पर डायरेक्शंस। यहां पर डीपीएसपी के अंदर ये कहा जाता है, ये वो निर्देश होते हैं, वो दिशा निर्देश होते हैं। मान लीजिए हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब यूपी, एमपी, बिहार की सरकार या हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है, ठीक है, कोई एक्ट लेकर आ रही है, कोई नई पॉलिसी लेके आ रही है, कोई नया लॉ बना रही है, या स्टेट की गवर्नमेंट्स भी कोई स्कीम लेकर आ रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, कोई एक्ट लेकर आ रही है, कोई कानून लेकर आ रही है, कोई लॉ बना रही है। जब भी वो इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, तो उन पॉलिसीज को बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स का उनको ध्यान रखना होगा, इन निर्देशों का उनको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो इन निर्देशों को आप फॉलो कीजिए। दैट मीन्स पॉलिसी बनाते टाइम ये निर्देश उस पॉलिसी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये निर्देश कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जिनका मेन एम है वेलफेयर स्टेट को अचीव करना। सो दैट्स व्हाई पॉइंट याद रखिएगा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इसका एक सीधे शब्दों में बात करूं कि जब भी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें कोई भी पॉलिसी बनाती है, स्कीम बनाती है, कानून बनाती है, तो उन पॉलिसीज, स्कीम्स और कानून को बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स को उनको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, एक बार इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखिए, इनसे रिलेट करते हुए वो पॉलिसी बनी होनी या वो कानून बना होना चाहिए। बिकॉज इन प्रिंसिपल्स के अंदर बात की गई है, ये वो डायरेक्शंस हैं जो हमारे देश को एक वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाते हैं, और यही होते हैं हमारे डीपीएसपी। थोड़ा सा इसकी स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पार्ट 4 के अंदर हमारे डीपीएसपी आते हैं। याद रखिएगा, पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी है। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की जाती है, और ये हमने बोरो किए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे बोरो किया था स्पेन के संविधान से। बट हम लोगों ने जो है स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब डीपीएसपी थे तो उस समय पे थोड़े से डीपीएसपी अलग थे। जब आयरलैंड के अंदर वो डीपीएसपी आया तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें कुछ अमेंडमेंट करके चेंजेस किए, और हमने जो डीपीएसपी बोरो करे हैं वो आयरलैंड से किए हैं। पॉइंट याद रखिएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं। अब यहां पर एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, ये हमारा संविधान है, कि क्या डीपीएसपी जस्टिसेबल है? जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल था बट फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं थी, क्या डीपीएसपी जस्टिसेबल है? मतलब राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने अगर कोई पॉलिसी बनाई और इन डायरेक्शंस को ध्यान में नहीं रखा और फिर भी पॉलिसी बना दी, तो क्या राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये पॉइंट याद रखिएगा, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक डीपीएसपी ये कहता है कि जो ड्रिंक्स होते हैं, लीकर्स होते हैं, उन्हें बैन कर देना चाहिए, उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स होते हैं। अब कुछ राज्यों के अंदर तो लीकर बैन है बट कुछ राज्यों के अंदर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास केस करने चले गए क्या कि डीपीएसपी का पालन सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों ने किया है, बाकी राज्यों ने नहीं किया है, तो इन्हें दंड देना चाहिए या इनका पालन करवाइए। तो ये डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, वो फोर्सेबल नहीं है,
वो स्टेट्स के ऊपर थोपे नहीं जा सकते कि आप पॉलिसी बना रहे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है बेटा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने डीपीएसपी के बारे में दिया था, और ये स्टेटमेंट एज इट इज एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। उन्होंने कहा था डीपीएसपी आर द नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अंदर किसे नोवल फीचर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, या डीपीएसपी को किस व्यक्ति ने नोवल फीचर कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां पर इसका आंसर क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो डीपीएसपी को सबसे नोवल फीचर कहा है भारतीय संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। अब जैसे क्वेश्चन इसी तरीके का था, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द, ये लास्ट टू लास्ट ईयर के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है। Who among the following describes the directive principle of state policy as the novel feature of the Indian Constitution? Obviously इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब डीपीएसपी क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि डीपीएसपी जो है स्टेट्स जब भी कोई पॉलिसी बना रही हैं, कोई स्कीम बना रही है, कोई कानून लेकर आ रही है, तो इन प्रिंसिपल्स को उन्हें ध्यान में रखना होगा, इन डीपीएसपी को उनको ध्यान में रखना होगा। अगर ये इन डीपीएसपी को ध्यान में रखे बिना भी इन पॉलिसीज को, स्कीम्स को या कानूनों को बना देती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता, बिकॉज डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। आगे अगर बात की जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए पहले होंगे हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरे होंगे हमारे गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरे होंगे हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर हम आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43 या 47 पढ़ेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, और लिबरल प्रिंसिपल के अंदर 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये मतलब क्या होता है, देखिए संविधान के अंदर इनको ऐसे अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है या ये लिबरल प्रिंसिपल है। ये हम अपने समझ के हिसाब से कर रहे हैं ताकि आपको डीपीएसपी को समझने में आसानी हो। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि समाज में एक समानता लाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, कि पूरे समाज में लोगों के बीच में जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो कास्टिज्म की खाई है, वो पट जाए और सारे लोग जो वो एक समान लेवल के ऊपर आ जाए। तो सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है कहीं ना कहीं। दैट्स व्हाई इसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ दिशा निर्देश ऐसे हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल या गांधी जी की फिलॉसफी को डिप्लिक करते हैं। गांधी जी की एक फिलॉसफी, जब भी गांधीयन प्रिंसिपल की बात आए या गांधीयन फिलॉसफी की बात आए, तो एक पॉइंट को याद रखिएगा, गांधी जी ने हमेशा रूरल डेवलपमेंट की बात करी थी और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करी थी। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये कि जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाना। अगर उनका एक कहना था, उनका कहना यह था कि जो सुविधाएं शहरों में हैं वो सुविधाएं गांवों के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन गांधीयन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा लिबरल प्रिंसिपल्स है, लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो समाज के अंदर एक खुली सोच को प्रमोट करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 के अंदर डीपीएसपी के अंदर एक डेफिनेशन लिखकर रखी है स्टेट की। आपको याद होगा आर्टिकल 12 पार्ट 3 दैट मींस फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी। उसी तरीके से आर्टिकल 36 के अंदर भी स्टेट का डेफिनेशन दे के रखा है। अब देखिए क्या लिखा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3। ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 36 डायरेक्टली ये बोल देता है पार्ट 3 के अंदर जो स्टेट का मतलब था, दैट मींस आर्टिकल 12 के अंदर हमने जो स्टेट का मतलब देखा था, राज्य का मतलब क्या था, स्टेट्स का मतलब क्या था, वही मतलब आर्टिकल 36 के अंदर भी, दैट मींस डीपीएसपी के अंदर भी स्टेट्स का होगा। अब देखिए स्टेट्स के अंदर क्या है, बेसिकली आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट्स को लेकर 4 चीजें आती थी। पहला पार्लियामेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा हमारी लोकल बॉडीज दैट मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, इसके अलावा हमारा पंचायत, ये सारी इसके अंदर आती थी। और लास्ट में था हमारा अदर गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे हम बात कर रहे हैं एलआईसी की या अगर बात कर ली जाए ओएनजीसी की, ऐसी सारी गवर्नमेंट बॉडीज जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है या गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है।
तो यहां पर उन सभी की बात की गई थी आर्टिकल 12 के अंदर। तो यहां पर सीधा सीधा यह कह दिया गया है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंदर स्टेट का मतलब वही होगा जो कि पार्ट 3 के अंदर हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप एक बार फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर वापस देख सकते हैं, उसमें आर्टिकल 12 को मैंने बहुत डिटेल में डिफाइन किया है, तो आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में आपको सभी को याद होगा, ये वही एक्ट है जिससे सबसे ज्यादा फीचर्स हमने बोरो किए हैं हमारे संविधान के अंदर। लगभग 50 से 60% से भी ज्यादा संविधान को एज इट इज हमने बोरो कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक चीज थी, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेम डीपीएसपी की तरह ही थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि डीपीएसपी जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं। इसको याद रखिएगा, छोटी सी बात है बट एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। अब एक एक करके हम सारे डीपीएसपी को देखते हैं। पहला डीपीएसपी की बात की जाए तो आर्टिकल 37 के अंदर भी हमारा डीपीएसपी चल ही रहा है, बट आर्टिकल 36, 37 ये प्रॉपरली डीपीएसपी के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रॉपरली डीपीएसपी के बारे में बात करेगा आर्टिकल 38। आर्टिकल 37 एक डायरेक्शन दे रहा है। वो डायरेक्शन क्या है? द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये वही चीज है, मैं आपको बता चुका हूं, जस्टिसेबल नहीं है, कोई भी कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट राज्यों पे दबाव नहीं बना सकता है कि डीपीएसपी तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो ही कीजिए, ये दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल 37 उसी के बारे में बात करता है। ये जो है ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस के लिए जरूरी तो है, बहुत जरूरी है, और सारे राज्यों की ये ड्यूटी भी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही अपने राज्यों के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए स्कीम्स बनाए, पॉलिसी बनाए। बट स्टिल यहां पर कोर्ट या कानून इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकता है, इन्हें फॉलो करवाने के लिए दबाव नहीं बना सकता है। दैट मीन सीधी सीधी बात यहां पर की जा रही है कि डीपीएसपी जो होते हैं वो यहां पर जस्टिसेबल नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 38। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 38 ये कहता है द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting a social order, by ensuring social, economic and political justice, and by minimizing inequalities in income, status, facilities and opportunities। यहां पर ये कहा जा रहा है कि राज्यों का कर्तव्य है, कि स्टेट्स का कर्तव्य है। देखिए, राज्य में सिर्फ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैं सिर्फ क्या यूपी, एमपी, बिहार की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आर्टिकल 12 वाला और आर्टिकल 36 वाले स्टेट्स की। कि जब भी राज्य कोई स्कीम बनाते हैं, चाहे सेंट्रल बना रहा है या स्टेट्स बना रही है, जब भी वो कोई स्कीम बनाते हैं, उस स्कीम्स के थ्रू, उन कानूनों के थ्रू, उन लॉ के थ्रू ने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि डीपीएसपी का एक ही मकसद है, वो है वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, ना कि पुलिस स्टेट को एस्टेब्लिश करना। वेलफेयर स्टेट की यहां पर बात की जा रही है, और लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए इंश्योर किया जाना है कि उन्हें प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है कि नहीं। बिकॉज मैंने ये कहा था कि न्याय सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी देश की प्रोग्रेस को अगर आपको देखना है, उस देश की न्याय व्यवस्था को आप देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हमें हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस को इंश्योर करना है। जब आप इन तीनों जस्टिस को इंश्योर कर लेते हैं, तभी आप अपने वेलफेयर स्टेट के एम को अचीव कर लेते हैं। और इसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर यह कही गई है कि लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं, जैसे फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज हैं, इनकम को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके भी इनइक्वालिटीज हैं, उन इनइक्वालिटीज को यहां पर कम करने की कोशिश करना है, यह राज्यों का कर्तव्य होगा। बिकॉज मेजर एम क्या है? वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना। अब आप खुद ही देखते हैं कि आपके राज्य के अंदर भी सरकार कई बार कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती है जिसके थ्रू अमीरी गरीबी की खाई को पाटने की कोशिश की जाती है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो स्कीम्स निकाली जाती है, जब ये स्कीम्स बनाई जाती है, तो यहां पर इस आर्टिकल का ध्यान रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन इस आर्टिकल से आने के चांसेस हैं। ये आर्टिकल कहता है द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग, पहला, राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड। एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड का मतलब ये होता है कि लोगों के पास जीवन को यापन करने का एक प्रॉपर सहारा होना चाहिए। जैसे प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज की यहां पर बात की जा रही है। या आप देखते हैं कि कई बार राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती है जिससे लोगों को स्टार्टअप्स को ऑन करने में या नए बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प की जाती है। बिकॉज जीवन यापन का एक सहारा तब होता है जब एक प्रॉपर इनकम सोर्स हो। तो यहां पर
पर्टिकुलरली जिसकी चीज की बात की जा रही है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट की जाने की। इसके बाद द ऑनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। कि जो ऑनरशिप और कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज का, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि वो लोगों के कॉमन गुड के लिए हो, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था को फायदा पहुंचाया जाए उससे। इसके बाद द स्टेट शेल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब होता है? चलिए मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि देश में एक ही कंपनी है जो कार सेल कर रही है, देश में एक ही कंपनी है जो शूज बना रही है, देश में एक ही कंपनी है जो ग्रोसरीज सेल कर रही है। तो इससे होगा क्या? पूरा जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है, जो पूरा पैसा है, वो उस एक कंपनी के पास ही आ जाएगा। तो यहां पर राज्यों को इस तरीके की चीजों को करने से अवॉइड करना है, इस तरह की पॉलिसीज बनानी है ताकि कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ ना हो और पावर जो है और वेल्थ जो है वो कुछ ही हाथों में ना चले जाए, कुछ ही लोगों के पास देश की सारी संपत्ति ना चले जाए, कुछ ही लोगों के पास सारा पावर ना हो। यहां पर उसी की बात की जा रही है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। चाहे मैन हो या वुमेन हो, अगर वो एक ही काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग आवर सेम है, अगर वो सेम पोस्ट पे हैं, तो उनकी सैलरीज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसकी यहां पर बात की गई है। इसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स के साथ यहां पर मैन भी है, वुमेन भी है, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रंस भी आते हैं। देखिए बेसिकली यहां पर क्या बात की जा रही है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे। अगर कोई वर्कर है, वो 9 घंटे काम करता है, सडनली उसकी फैक्ट्री के मालिक बोलते हैं कि कल से तुम्हें 18 घंटे काम करना है और ये काम तुमको करना ही पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। अब इससे होगा क्या? उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो राज्यों को कुछ इस तरीके के कानून बनाने ताकि उनकी इस तरीके की स्ट्रेंथ एंड हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा चाइल्डहुड एंड यूथ शेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। छोटे बच्चे और यूथ का एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी भी तरीके से। इस तरह की पॉलिसीज भी बनाने की बात आर्टिकल 39 में की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 39A। शुरुआत में ये डीपीएसपी के अंदर नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, यहां ध्यान से सुनिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 ईयर है, याद रखिएगा, मिनी संविधान में जिसे कहा जाता है, उसके थ्रू ये आर्टिकल ऐड किया गया था। इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। ये आर्टिकल एग्जैक्टली एनडीए में पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर बात की जा रही है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते, बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू चीजें सही तरीके से समझ में आती है। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। अब उस व्यक्ति के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो किसी वकील के पास जाके उससे बात कर सके, उससे एडवाइस ले सके, या एटलीस्ट कोर्ट के अंदर अपना एक वकील ही हायर कर सके। अब इस तरीके से तो होगा ये कि उस व्यक्ति को न्याय मिल ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं है, तो उसे जस्टिस कैसे मिलेगा? और इससे हमारा एक इक्वल जस्टिस का जो पैरामीटर हमने सेट करके रखा है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। इस चीज को हटाने के लिए यहां पर बात की गई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। देखिए यहां पर क्या बात की गई है, द स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशंस ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसने अच्छा वकील कर लिया तो उसको जस्टिस मिल गया, और कोई गरीब व्यक्ति है वो वकील कर ही नहीं पाया तो उसको न्याय ही नहीं मिला, उसको सजा हो गई। ये चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसीलिए उन्हें फ्री लीगल एड देनी चाहिए। देखते हैं हम कई राज्यों में फ्री लीगल एडवाइस दी जाती है, वकील दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और वो अपना केस किसी दूसरे वकील को नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो राज्य अपनी तरफ से उसको वकील देता है। तो बेसिकली यहां पर उस फ्री लीगल एड की ही बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखिए यहां पर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई है। आप सभी को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो याद ही होगा, जिसके थ्रू 3 टियर या पंचायती राज सिस्टम को बेसिकली संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इससे पहले भी डीपीएसपी के अंदर पंचायती राज सिस्टम था, बट इसके साथ समस्या ये थी कि ये था डीपीएसपी के अंदर, जो कि जस्टिसेबल नहीं था। इसीलिए फिर हमें एक अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा और इसे कंपलसरी बनाना पड़ा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। चलिए अभी आर्टिकल 40 की बात करते हैं। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। बिकॉज हम सभी जानते हैं पंचायती राज बात करता है सेल्फ गवर्नमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। और आर्टिकल 40 के अंदर भी यही कहा गया था कि राज्यों को उस तरह के स्टेप्स लेने होंगे
ताकि पंचायती राज को, विलेज पंचायत को प्रमोट कर सकें। उन्हें पावर देना चाहिए और इस तरीके से पावर दिए जाएं ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारा मोटिव है उसे धीरे धीरे प्रमोट कर सकें। आर्टिकल 40 बात करता है किसकी? विलेज पंचायत की। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। के बाद आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के अंदर भी 2 से 3 चीजें दे रखी है, जैसे द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। याद रखिएगा ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो मैं आगे बताता हूं। एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, right to education, right to public assistance in case of the unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of the undeserved। देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार, कौन सी क्षमता? इकोनॉमिकल कैपेसिटी, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बिकॉज देखिए कुछ राज्य जो है उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा है, कुछ राज्य जो है उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम है। तो यहां पर उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार बात की गई कि राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इस चीज को प्रमोट करें और इस तरीके के प्रोविजंस बनाएं ताकि लोगों को काम मिले, दैट मींस जॉब क्रिएट्स की जाए। राइट टू एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन दी जाए। और साथ ही साथ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो बीमार हैं, जो डिसेबल्ड हैं और जो अनडिजर्व्ड वांट्स हैं, उनकी जितनी भी वांट्स हैं, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, उन्हें पूरी किया जा सके। जैसे कुछ राज्यों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता आपने सुना होगा, वो दिया जाता है, कुछ राज्य नहीं दे पाते। कई राज्यों के अंदर बुजुर्गों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, डिसेबल्ड के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। तो वो कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल को प्रमोट कर रही है। ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 41। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल 42, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग काम करते हैं वो सही तरीके से काम तभी कर पाएंगे, उनकी हेल्थ तभी प्रोटेक्ट रहेगी जब जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वो जगह सही हो। उस जगह की कंडीशन की बात की जाए, वहां पर कंडीशन ऑफ वर्क की बात की जाए, या ये चीज कही जाए कि जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं उस जगह पर काम करने से उनकी हेल्थ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस तरह की समस्याओं को सुलझाना भी, इस तरह के प्रोविजंस बनाना ताकि उनकी हेल्थ को सिक्योर किया जा सके, उनके वर्क और उनकी जो ह्यूमन कंडीशंस के अंदर वो वर्क करें, ये सिक्योर किया जा सकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, हम देखते हैं कई जगह पर कुछ लोग इस तरह की कंडीशंस में काम करते हैं जिन कंडीशंस में आम आदमी के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। वो 18 घंटे 19 घंटे इस कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहां पर एक नॉर्मल इंसान 2 से 3 घंटे भी काम नहीं कर सकता है, बट उनसे काम करवाया जा रहा है। तो यहां पर इस तरीके के कानून बनाना है, इस तरीके के पॉलिसीज बनाना है ताकि एक ह्यूमन कंडीशन के अंदर, देखिए ह्यूमन कंडीशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस जहां पर एक ह्यूमन काम कर सके, अनह्यूमन कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर इन कंडीशंस को सिक्योर करना यह कर्तव्य होता है राज्यों का। इसके अलावा यहां पर एक बात की गई मैटरनिटी रिलीफ की। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई लेडी जो है वो किसी जॉब के अंदर है, जॉब के अंदर वो एक प्रेगनेंसी के दौर से अगर गुजर रही है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो यहां पर उन्हें मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और ये नहीं किया जा सकता है कि इफ शी इज प्रेग्नेंट तो उन्हें जॉब से रिमूव कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहां पर इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं, इस तरीके से कि उनके जॉब का जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो सरकार अलग अलग कानून बना के देती है। जैसे मैटरनिटी के लिए द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 है। इसी तरीके के कानून को बना के इस तरह की सिक्योरिटी दी जा सकती है। बिकॉज डीपीएसपी डायरेक्टली जस्टिसेबल तो है नहीं, इनको ध्यान रखते हुए ही कई दूसरे कानून बनाए जाते हैं जिसके थ्रू इस तरीके की कंडीशंस को, इस तरह की एक्ट्स को सिक्योर किया जाता है। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 43 की। देखिए आर्टिकल 42 के बाद आर्टिकल 43 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क, a living wage conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry on an individual or cooperation basis in rural areas, securing a living wages, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers। देखिए इस पूरी लाइन के अंदर, इस पूरे आर्टिकल 43 में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यहां पर है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जी हां, आर्टिकल 43 बात करता है और ये गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। आपको याद होगा मैंने ये चीज बताई थी
कि गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जब भी हम किसी डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं या गांधीयन फिलॉसफी के बारे में बात की जाती है तो वो विलेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो यहां पर बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, और बात यहां पर की जा रही है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, सिक्योरिंग अ लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक लिविंग वेजेस मिलना चाहिए। लिविंग वेजेस का मतलब है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है 9 घंटे तो उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं उसके एम्प्लॉयर्स, ये नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए, उसको एक डिसेंट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, बिकॉज जब उसको प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिलेगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट होगा, वो अपने खर्चे उठा पाएगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा, घर में एक बेसिक सुविधाएं लेकर आ पाएगा। ये सारी चीजें भी सिक्योर करना राज्यों की कर्तव्य होते हैं। ये डीपीएसपी है, याद रखिएगा। दैट मीन्स ये नॉन जस्टिसेबल है, बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भले ही ये नॉन जस्टिसेबल है बट इससे रिलेटेड कानून बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 43A की। अब जैसे ही देखिए 43 के बाद 44 आना चाहिए था, बट यहां पर आ गया 43A। 43A आ गया है, दैट मीन्स ये शुरुआत में डीपीएसपी में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया। जी हाँ, तो इसे भी ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ये बात करता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होती है उनके मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो कंपनीज के अंदर कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आप बात करते हैं तो उसके अंदर भी कंपनीज के ही कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। तो दैट्स वाई कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कंपनी को मैनेज करने के लिए भी एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, आप देखते हैं। तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं उसी चीज को प्रमोट करता है। के बाद आर्टिकल 43B ये कहता है कि टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? किसी एक एरिया के अंदर जब वहां के ही लोग अपने खुद के वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए काम करती है, ये सोसाइटी उनके एक फाइनेंशियल बेनिफिट को बढ़ावा देती है, उनकी हेल्प करती है, इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा जाता है, बिकॉज वो सबके कोऑपरेशन से बनी है। अब इन जैसे कि अगर बात की जाए कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में फॉर्म हुई थी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 43B। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल 43B से भी। आर्टिकल 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी की, जिससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। देखिए, क्रिमिनल लॉज तो सारे देश में सभी लोगों के लिए बराबर है, मतलब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति के लिए क्रिमिनल लॉज बराबर है। अगर एक कास्ट के पर्सन ने किसी को मारा है तो उसके लिए भी कानून सेम होगा, और अगर वो व्यक्ति किसी दूसरी कास्ट का है, उसने भी सेम सिचुएशन में वो क्राइम किया है, तो उसके लिए भी कानून सेम होगा और सजा भी दोनों को बराबर मिलेगी। बट हमारे देश के अंदर कुछ सिविल लॉज होते हैं, जैसे जो विवाह के नियम है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होगा, हिंदू मैरिज एक्ट अलग होगा। ये नियम कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे डाइवोर्स के एक्ट भी अलग होते हैं, फैमिली एक्ट भी अलग होते हैं। इन चीजों को अलग अलग ना करके एक समान लाना जरूरी है, यह कहा गया है आर्टिकल 44 के अंदर, और इसलिए इसे कहा जाता है समान नागरिक संहिता। मुझे कमेंट में बताइएगा किस स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी है और किस स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 44 याद रखिएगा, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की, ताकि सारे जितने भी जो डाइवोर्स से रिलेटेड कानून है, जो मैरिज से रिलेटेड कानून है, जो फैमिली कोड्स के कानून है, वो सारे के सारे सभी के लिए इक्वल हो। ऐसा ना हो कि किसी एक रिलीजन के लिए वो कानून अलग है और दूसरे रिलीजन के लिए वो कानून अलग है। यहां पर इसकी बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। याद रखिएगा आर्टिकल 45 ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि 6 साल की एज कंप्लीट कर रहा है उसे अर्ली एज चिल्ड्रन चाइल्डहुड केयर दी जानी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। दैट मीन उसे पढ़ना और लिखना जरूरी है। देखिए हमारे देश के अंदर इन आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल में 45 की बात करूं, आर्टिकल 21A की बात करूं, अभी हमने देखा था कि हमारी 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी बात करूं, इसके थ्रू एक ही चीज को बढ़ावा दिया गया है, वो है एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन जो है
वो सारी समस्याओं का समाधान है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मान लीजिए कोई गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आप उस गरीब परिवार को देते हैं 1000 रुपए। अब वो 1000 रुपए से हो सकता है उस परिवार का काम जो है वो 10 दिन तक चल जाएगा, बट उसके बाद क्या? बट आप ये करते हैं कि उस गरीब परिवार के एक बच्चे को आप अच्छी तरीके से एजुकेशन देते हैं, शिक्षित करते हैं। वो बच्चा आगे जाके अपने परिवार को संभालेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और आगे उसके भी जब बच्चे होंगे वो भी एजुकेटेड ही, यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से उन बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी एजुकेशन दे पाएगा। इससे होगा क्या, समझिए। तो यहाँ पर इसी चीज को हमारे देश की सरकार भी मानती है। ये टेम्पररी सोल्यूशन शायद मनी हो सकता है, शायद फैसिलिटीज देना हो सकता है, बट जो परमानेंट सोल्यूशन है वो सिर्फ एक होता है, वो है एजुकेशन। तो दैट्स व्हाई इस आर्टिकल के थ्रू भी एजुकेशन को प्रमोट करने की ही बात की गई है। आगे आर्टिकल 46 से कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर वीकर सेक्शंस। यहां पर ये बात की जा रही है कि जो भी शेड्यूल कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, दूसरे वीकर सेक्शन से, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब एजुकेशन के अंदर उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उनकी हेल्प की जानी चाहिए। ये सारी बात यहां पर आर्टिकल 46 कहता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हालांकि आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इस आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है। आगे बात की जाए, आर्टिकल 47 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात भी करी है। आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू द इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। पहली बात ये राज्यों का कर्तव्य है कि वो लोगों के अंदर न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाए। अब न्यूट्रिशन का लेवल कैसे बढ़ेगा? जब राज्यों के अंदर सही तरीके का फूड मिलेगा, या सरकार किसी स्कीम के थ्रू न्यूट्रिशियस फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बच्चों में, बड़ों में, इसकी बात यहां पर की जा रही, ताकि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके, लोगों की हेल्थ को बढ़ाया जा सके, हेल्थ उनकी खराब ना हो, हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। अब यहां पर दूसरा जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है प्रोहिबिशन कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरियस टू हेल्थ। देखिए, जैसे शराब की यहां पर बात की जा रही, लीकर की बात की जा रही, जो कि इंजरियस टू हेल्थ है, लोगों की हेल्थ के लिए चीज खराब है। अब कुछ राज्यों ने इसे बैन करके रखा है, कुछ राज्यों ने इसे बैन करके नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, डीपीएसपी। कुछ राज्य इसका पालन करते हैं, कुछ इसका पालन नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इस राज्य में तो ये बैन है, राज्य में बैन क्यों नहीं है। मेजर रीजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, जस्टिसेबिलिटी और नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ द डीपीएसपी, और दोनों में से डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, और आर्टिकल 47 इसी की बात करता है। के बाद है हमारा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बात करता है द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस and shall in particular takes step for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught animals। यहां पर देखिए दो चीजें कही जा रही है। पहली बात ये कही जा रही है कि एग्रीकल्चर के अंदर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नए नए मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक लाइंस का यूज किया जाना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि गाय की कई सारी प्रजातियां हम देखते हैं कि भैंस की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसके थ्रू नई नई साइंटिफिक तरीके से इनकी ब्रीडिंग के अंदर काम किया जा रहा है, ब्रीडिंग के अंदर एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेवल लेकर आया जा रहा है। तो यहां पर इसी की बात की जा रही है कि इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो भी मिल्चिंग एनिमल्स हैं, दुधारू एनिमल्स, जैसे पर्टिकुलरली बात की जा रही है काउस की, काल्व्स की, इनके स्लगटर पे प्रोहिबिशन लगाया जाना चाहिए, मतलब इनको मारने पे प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसी की बात यहां पर करता है हमारा आर्टिकल 48। तो ये पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं, आर्टिकल 48A। ये भी बाद में जोड़ा गया है, इसे भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ये बात करता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ करें, राज्य इस तरीके के पॉलिसीज बनाए, इस तरीके के कानून बनाए ताकि इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू द सेफ गार्ड फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब जैसे हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 है, अब इस एक्ट के थ्रू याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू
कई सारे जानवरों को मारने पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये इस तरीके के कानून बना के हमारे देश की सरकार जो है वो इस डीपीएसपी को फॉलो भी करती है और देश के एनवायरनमेंट को, देश के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट भी करती है। आगे बात की जाए आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 कहता है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ द आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट है जो हमारे देश के कल्चर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे देश की एक रिच हेरिटेज को दर्शाता है, एक रिच हिस्ट्री को दर्शाता है, उसे प्रोटेक्ट करना राज्यों का कर्तव्य होगा। इसके अलावा प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसे सारे प्लेसेस, ऐसे सारे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे सारे प्लेसेस या इवन ऑब्जेक्ट्स जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया गया है कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की धरोहर है, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाना, कानून बनाना, और जब भी कानून बनाए इन चीजों का ध्यान रखना यह भी राज्यों का कर्तव्य होगा। यह बात कौन करता है? यह बात करता है हमारा आर्टिकल 49। आगे बात की जाए द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता यह था कि जितने भी जुडिशियल पावर होते थे वो भी एक ही व्यक्ति के पास थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी एक ही व्यक्ति के पास थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कलेक्टर है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो भी कलेक्टर साहब के पास है, और अगर किसी व्यक्ति का कोई केस आता है तो जज बन के कलेक्टर साहब ही उसकी सुनवाई कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, हो सकता है किस तरीके से करप्शन को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि वही व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहा है, वही व्यक्ति जुडिशियल पावर के अंदर भी आ गया है। तो जैसे ही देश आजाद हुआ डीपीएसपी के अंदर यहां पर जुडिशरी पावर को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। आज हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पोस्ट होती है वो अलग होती है और जुडिशरी के लिए जो पोस्ट होती है जजेस की वो अलग होती है। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट भी कराए जाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की। के बाद हमारा आर्टिकल 51 जो कि आखिरी आर्टिकल है डीपीएसपी का, वो बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, या कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को टच करता है या डिसाइड करने में, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होगी उसको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा सहयोग देता है। वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 51। अब ऐसा क्यों है देखिए, देखते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स लिखे। पहला, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो ये कहते हैं कि हमारे देश की राज्य सरकार या केंद्र सरकारें जब भी कोई कानून बनाती हैं, जब भी कोई पॉलिसी बनाती हैं, उस टाइम पे ध्यान रखना है कि हमें इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। इसके अलावा जो दूसरे नेशंस हैं उनके साथ एक जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करना है। मतलब अननेसेसरी किसी नेशन के साथ वॉर में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी किसी नेशन पे हमला नहीं करना है। यहां पर हमको दूसरे जितने भी नेशंस हैं उनके साथ एक पीसफुल माहौल बना के रखना है और एक फ्रेंडली रिलेशन यहां पर बना के रखना है। ये उसी की बात करता है। इसके अलावा foster respect for international laws and treaty obligations in the dealing of the organized peoples with one other। अगर हमारा देश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, मान लीजिए हम यूएन से जुड़े, तो यूएन के जितने भी लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज है, जो ट्रीटीज हैं, उनको हमको फॉलो करना है। किसी दूसरे राष्ट्र से अगर हमने कोई समझौता किया है, कोई ट्रीटी करी है, कोई एमओयू साइन किया है, वो भी हमको फॉलो करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर की गई हैं। इसके अलावा इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय द आर्बिट्रेशन। देखिए उसी की बात की गई, शांति के साथ समझौता करना है, शांति के साथ किसी भी बात का हल आपको निकालना है। दैट मीन्स पीस की बात की गई है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की इसमें बात की गई है, और कहीं ना कहीं ये फॉरेन पॉलिसी को भी हमारे टच करके जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये है हमारा आर्टिकल 51। अब देखिए यहां पर तीन चीजें हमने देखी थी कि इंट्रोडक्शन कंटेन्स चेंज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एडिंग न्यू डायरेक्टिव्स। मैंने बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन से डायरेक्टिव्स जुड़े हैं, यहां पर उसकी बात ही की गई है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रोफेसर केटी शाह जी ने डीपीएसपी के बारे में कहा था, द डीपीएसपी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। यहां पर देखिए
डीपीएसपी को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने ये कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी कन्वीनियंस से देता है। तो अब ये चीज जो है वो किसने कही थी? केटी शाह जी ने कही थी। नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लगा लेते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलिंग पॉलिसीज कॉल्ड? कौन से वो आइडल्स है, कौन से वो आइडियाज है जिनको स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब वो पॉलिसीज बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिकॉज डीपीएसपी वही तो होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन? इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, बिकॉज जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था मैंने आपको बोला था ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो यहां पर देख लीजिए, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हेन एंड विच कमिटी सजेस्टेड द जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल टाइप्स ऑफ राइट्स? आपको याद होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक कमिटी के बारे में बात करी थी, वो थी सप्रू कमिटी। सप्रू कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में दो तरह के अधिकारों की बात की थी। पहले थे जस्टिसेबल राइट्स, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, और दूसरे थे नॉन जस्टिसेबल राइट्स। याद रखिएगा, नॉन जस्टिसेबल राइट्स जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। इसे नॉन जस्टिसेबल क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीपीएसपी जो होते हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर नेगेटिव इन नेचर। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्रू कमिटी। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखिए नाम से समझ में आ जाना चाहिए, जब भी वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जहां पर लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, उनके पास प्रॉपर इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज हो, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कहीं भी अमीरी गरीबी की खाई ना हो, कास्टिज्म ना हो, यही चीज होती है वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट की बात की गई है डीपीएसपी के अंदर, बिकॉज डीपीएसपी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को डीपीएसपी के थ्रू पाना चाहा जा रहा है, वही आपका क्या है, वो आपका वेलफेयर स्टेट ही है। तो ऑप्शन ए का जो आंसर होगा वो होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, डीपीएसपी। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस देश के राष्ट्र से, किस देश से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट को बोरो किया है? देखिए यहां पर ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, नो। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या चीज बोरो करी आप सभी जानते हैं, हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहां से बोरो करा है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं ये भी नहीं है, यहां से हमने फंडामेंटल राइट्स तो बोरो करे हैं, बट यहां से हमने कभी भी डीपीएसपी बोरो नहीं किया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को बोरो करा है, और आयरलैंड ने बॉर्न की थी इस चीज को स्पेन के संविधान से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया और आयरलैंड ने इसे बोरो किया था स्पेन के संविधान से। छोटा सा पॉइंट है बट आपको याद रखना चाहिए। आगे बात की जाए, डीपीएसपीज आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी हमारे डीपीएसपी होते हैं दे आर नॉन जस्टिसेबल, इसे याद रखिएगा। मतलब डीपीएसपी के पालन ना करने पे आप राज्यों के खिलाफ या सेंट्रल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। जैसे कि हमारी प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात की जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो सेम कंडीशंस में, सेम पोस्ट पे, सेम आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। ये चीज इंश्योर करता है हमारा डीपीएसपी, जिसके बारे में हमने इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में हमने बात भी करी है। इसके बाद अगर बात की जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसमें से डीपीएसपी के अंदर कौन इंक्लूड है? पहला, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन। देखिए ये तीनों चीजें हमको दे के रखिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, यही हमें दे के रखा है हमारे डीपीएसपी के अंदर। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि कौन सी चीज डीपीएसपी में है,
कौन सी चीज फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। क्वेश्चन सेज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, पंचायती राज सिस्टम की बात कहां की गई है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी या इलेक्शन कमीशन एक्ट? देखिए आपको याद होगा आर्टिकल 40 के अंदर पंचायती राज की बात की गई। हाँ, बाद में इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, बट उससे पहले डीपीएसपी के अंदर पंचायती राज की बात की गई है। तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की बात करता है? देखिए अभी हमने करा है आर्टिकल 40 इसकी बात करता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? आपको याद होगा आर्टिकल 51 के अंदर हमने बात करी थी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, और यह भी कहा था कि आर्टिकल 51 कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में भी मदद करता है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सारे क्वेश्चन हमने प्रॉपरली किए, बट आई वांट कि एक बार प्रॉपरली हम जितने भी आर्टिकल्स आज हमने करे हैं एक बार हम उसका रिवीजन कर लें, बिकॉज एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि रिवीजन इज द की। शुरुआत में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो करी यूएसएसआर से, याद रखिएगा पार्ट 4A के अंदर आती है। क्यों आती है? बिकॉज शुरुआत में नहीं थी, इसे बाद में हमने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखिएगा शुरुआती तौर पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी। आज की बात की जाए तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारी है। कौन सी है? आपको याद होगा आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके बाद आपको याद रखना है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वो नॉन जस्टिसेबल होती है। इसके अलावा इन ड्यूटीज के बारे में हमने फिर बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी व्हाट इज डीपीएसपी। डीपीएसपी के स्टैटिकल डेटा के बारे में बात की जाए तो पार्ट 4 के अंदर आता है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर डीपीएसपी की बात की गई है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो करा है, और आयरलैंड ने इसे बोरो करा था स्पेनिश संविधान से या स्पेन से। आगे बात की जाए अगर यहां पर हम बात करें कि डीपीएसपी को नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने एक लगाया था और ये बताया था कि डीपीएसपी होता क्या है। डीपीएसपी के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात करी थी, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। इसके बाद आर्टिकल 36 के अंदर डीपीएसपी का डेफिनेशन था, और वो ये कहता था कि पार्ट 3 के अंदर जो स्टेट का डेफिनेशन है वही स्टेट का डेफिनेशन डीपीएसपी के अंदर भी लागू होगा। मतलब डीपीएसपी में जहां जहां भी स्टेट वर्ड का यूज किया गया है उस स्टेट वर्ड का मतलब वही होगा जो पार्ट 3 के अंदर स्टेट के डेफिनेशन में आर्टिकल 12 के अंदर दे के रखा है। के बाद हमने बात करी थी आर्टिकल 37 की, जो इस चीज के बारे में इस चीज को प्रमोट करता है कि राज्य डीपीएसपी को लेकर, या हम डायरेक्टली ये कहें कि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं किसी भी कोर्ट के थ्रू। कोई भी जुडिशरी बॉडी, कोई भी कोर्ट हमारे देश के अंदर डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए यहां पर राज्यों के ऊपर जोर नहीं दे सकता, इन्फोर्स नहीं कर सकता है। के बाद अगर बात की जाए आर्टिकल 38 के अंदर हमने बात की थी कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस की यहां पर बात की गई थी। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही मैं बता रहा हूं आपको। आर्टिकल 39 में आपको याद रखना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अवॉइडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ये लास्ट टाइम पूछा जा चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू नया डीपीएसपी जोड़ा गया था, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। इसके बाद आर्टिकल 40 के अंदर हमने पंचायती राज की बात की है, इसका एक क्वेश्चन भी हमने लगाया था। आर्टिकल 41 जो है वो प्रमोट करता है किसको? राइट टू वर्क को, राइट टू एजुकेशन को, और स्पेशल असिस्टेंट देने की बात करता है ओल्ड एज को, सिकनेस, डिसेबिलिटी से जो लोग जूझ रहे हैं या जो अनएम्प्लॉयड हैं। इसके बाद हमने बात करी थी आर्टिकल 42 की, जो इस बारे में बात करता है कि जो लोग कहीं पर भी काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस ह्यूमन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जहां पर एक इंसान काम कर सके, इन ह्यूमन कंडीशंस में उन्हें काम नहीं करने देना चाहिए। तो राज्यों को ऐसे कानून पॉलिसीज बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए जिससे एक ह्यूमन कंडीशन को प्रमोट किया जा सके ताकि वर्कर्स की हेल्थ पे असर ना पड़े।
इसके अलावा हमने आर्टिकल 43 के बारे में बात करी थी, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कि ये प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जिसे आपको नोट करना था। के बाद अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 43 एक आर्टिकल जोड़ा गया था, जो बात कर रहा था वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर सिक्योर करना। इसके बाद हमने एक आर्टिकल की बात करी थी 43B, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। आगे ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात की गई थी कि सभी लोगों के, जिस तरीके से क्रिमिनल लॉस के लिए पनिशमेंट समान होती है, सारे लॉ समान होते हैं क्रिमिनल्स के, वैसे ही हमारे जो धार्मिक लॉज होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है, डिवोर्स के कानून अलग होते हैं, उन्हें भी एक लेवल पे लाया जाए, तो यहां पर उसकी बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, आर्टिकल 45 जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात करता है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। इसके बाद 46 आर्टिकल की बात की जाए तो वो SC ST और अदर वीकर सेक्शन के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा था आर्टिकल 47, जो काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें स्टेट्स को डायरेक्शन दे गए थे कि लोगों के न्यूट्रिशन के ऊपर, लोगों के अंदर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाई जाए और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करे। साथ ही साथ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स को बैन करने की बात इस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 बात यहां पर करता है कि जो भी काउ से, काव से, दैट मींस जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं, उनके स्लेटर पे, उनको मारने पे टोटली प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, लगाया जाना भी चाहिए। और इसके बाद यहां पर बात करता है कि जो अभी की ब्रीडिंग है, उन ब्रीडिंग के ऊपर हमें साइंटिफिक लाइंस का यूज करना चाहिए, मतलब साइंटिफिक तरीके से ब्रीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा इसमें सबसे आगे है, हरियाणा हमारा देश का राज्य सबसे आगे है इसमें। इसके बाद बात की जाती है आर्टिकल 48A की, जिसे बाद में जोड़ा गया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और फॉरेस्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट यहां पर आर्टिकल 49 था, जो मॉन्यूमेंट्स को और हिस्टोरिकल प्लेसेस को सिक्योर करने की बात करता है। इसके बाद हमने आर्टिकल 50 के बारे में पढ़ा, जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया था। इसको भी मैंने डिटेल में आपको बताया था कि बेसिकली ये आर्टिकल है क्या। और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 51, जिसके अंदर पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात की गई थी। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पर करे हैं और ये सारे क्वेश्चंस भी हमने इसके बाद लगाए थे। आई होप आपको डीपीएसपी समझ में आया होगा। अब प्रॉपरली इसका क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। चलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।